सोचो, एक ऐसी सड़क जो तुम्हें सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि जादुई दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों तक ले जाए, जहां हर मोड़ पर मौत, धोखा और जादू तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। क्या तुम इस सफर को पूरा कर पाओगे या हमेशा के लिए उसी रास्ते में खो जाओगे? ऐसा ही कुछ ट्विस्ट हमारी इस मूवी में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में रूस के दूर दराज के देहाती इलाके में एक तेज रोशनी जमीन पर फैलती है और पता चलता है कि ये एक जादुई घोड़ा है जो खेतों को तबाह कर देता है। जब सुबह होती है तो किसान अपने बेटों के साथ पहरेदारी की मीनार पर खड़ा होता है और जो नुकसान वे देखते हैं उसे देखकर बहुत दुखी होता है। तब पिता अपने बेटों को रात में खेतों की रखवाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन बड़े भाई ये काम सिर्फ सबसे छोटे बेटे ईवान के भरोसे छोड़ देते हैं। कोई और चारा न होने पर रात होते ही ईवान तैयार हो जाता है और उस उपद्रवी को पकड़ने की योजना बनाता है ताकि वो अपने पिता को गर्व महसूस करा सके। जल्द ही उसे पास आते हुए घोड़े की आवाज सुनाई देती है और वो खेत की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो अपने पीछे खड़े एक विशाल घोड़े को देखकर हैरान रह जाता है। वो घोड़े को पकड़ने के लिए कोहरे में एक रस्सी फेंकता है, लेकिन रस्सी तुरंत ही खींच ली जाती है। ईवान उसे पकड़े रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा काफी ताकतवर साबित होता है। वो ईवान को हवा में उठा लेता है और उसे खेतों में घसीटता हुआ ले जाता है। जादुई घोड़ा लगातार दौड़ता रहता है और ईवान को एक खिलौने की तरह खींचते हुए पास की एक इमारत को तोड़ देता है, लेकिन ईवान हार नहीं मानता। फिर घोड़ा आसमान में छलांग लगा देता है और ईवान को भी अपने साथ खींच ले जाता है। उसे बादलों के बीच से ले जाता है। ईवान उस खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जल्द ही घोड़ा नीचे की ओर गोता लगाता है और उसे वापस खेतों में फेंक देता है। जब ईवान उस जोरदार गिरावट से धीरे धीरे होश में आता है तो वो देखता है कि घोड़ा एक दलदल में गिर गया है और वो उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचता है, लेकिन उस जानवर को बचा नहीं पाता। तब ईवान को पास में मौजूद पानी के पहिए वाटर व्हील का इस्तेमाल करने का विचार आता है। वो रस्सी को उससे बांध देता है और पहिया धीरे धीरे उस विशाल घोड़े को दलदल से बाहर खींचकर वापस जमीन पर ले आता है। ईवान उस थके हुए घोड़े के पास जाता है और उसकी आंख में एक आंसू देखता है, क्योंकि घोड़ा जानता है कि वो पकड़ा जा चुका है। ईवान को उस पर तरस आता है। वो घोड़े से वादा लेता है कि वो फिर कभी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और फिर रस्सी खोलकर उसे आजाद कर देता है। अपनी आजादी का आनंद लेते हुए जादुई घोड़ा रोशनी से जगमगा उठता है। फिर वो खेतों में दौड़ता हुआ आसमान में उछल हो जाता है। ईवान खुशी खुशी उसे देखता रहता है। तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि उसके पिता का खेत अब पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो चुका है। अगली सुबह जब ईवान जागता है तो उसे अस्तबल में दो खूबसूरत घोड़े दिखाई देते हैं। तभी उसे आवाज सुनाई देती है और परछाइयों में उसे दो सींग दिखाई देते हैं जो उससे कहते हैं कि वो अपना हथियार नीचे रख दे ताकि उसे खुद ही चोट न लग जाए। ईवान बात नहीं सुनता और वो जीव उसे हवा में उछालकर बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है तो उसे अपने चेहरे के ठीक सामने दो बड़ी बड़ी नासिकाएं दिखाई देती हैं। ये नासिकाएं एक छोटे से घोड़े की हैं जो बोल भी सकता है। उसे पता चलता है कि इन घोड़ों को उस जादुई घोड़े ने भेजा था जिसे उसने पिछली रात आजाद कराया था, ताकि वे उसकी महत्वपूर्ण यात्राओं में उसका मार्गदर्शन कर सके। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब ईवान के पिता वहां आते हैं और खेत को पूरी तरह से तबाह देखकर गुस्से से भर जाते हैं। ईवान समझ जाता है कि वो मुसीबत में फंस गया है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा घोड़ा उसे अपनी पीठ पर बैठाने की पेशकश करता है और उससे कहता है कि वो उसे कसकर पकड़ ले। वो छोटा घोड़ा खेतों के बीच से होते हुए बहुत तेजी से दौड़ता है और ईवान को बहुत ही कम समय में काफी दूर ले जाता है। ईवान उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन घोड़ा कहता है कि ये तो बस एक वार्म अप था, यानी शुरुआती अभ्यास। फिर ईवान को याद आता है कि वे बाकी घोड़ों को पीछे ही छोड़ आए हैं और वो वापस जाने की बात कहता है, लेकिन उस जादुई घोड़े के पास इससे भी बेहतर एक योजना है। छोटा घोड़ा खेत की तरफ सीटी बजाता है और आवाज की एक जोरदार लहर भेजता है जो इमारतों तक पहुंचती है और घोड़ों को किसानों से दूर भगा देती है। इसके बाद वे घोड़ों को फिर से पकड़ लेते हैं और सीधे शहर की तरफ चल पड़ते हैं। ईवान अपने पिता के खेत को ठीक करवाने के लिए घोड़ों को बेचने बाजार जाता है और कई व्यापारी उसे तुरंत देख लेते हैं। जादुई घोड़ा उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। छोटा घोड़ा सुझाव देता है कि अमीर लोगों को बेचने के बजाय शहर के बाहरी इलाके में गरीब व्यापारियों को बेचा जाए ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। ईवान इस बात से सहमत नहीं होता और शहर के सबसे अमीर आदमी राजा को बेचना चाहता है। उसे नहीं पता कि राजा एक बिगड़े हुए बच्चे जैसा व्यवहार करता है जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। राजा बालकनी में आता है, घोड़ों को देखता है और उन्हें तुरंत पाना चाहता है। जब ईवान अभी भी बेहतर कीमत मांग रहा होता है तो भीड़ शांत हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि राजा उसके पीछे खड़ा है। वो बूढ़ा आदमी झूठ बोलता है और कहता है कि ईवान ने जरूर घोड़े चुराए होंगे, क्योंकि एक गरीब किसान के पास इतने कीमती जानवर नहीं हो सकते, और वो सैनिकों को आदेश देता है कि घोड़ों को तुरंत ले जाएं। ईवान हैरान रह जाता
जाता है क्योंकि उस बछड़े की चेतावनी सच हो गई थी और उसने अमीर राजा के हाथों घोड़े मुफ्त में गवा दिए। इवान बस देखता रह जाता है जब सैनिक राजा को घोड़ों के साथ ले जाते हैं और वो अपने दोस्त से उसकी बात ना सुनने के लिए माफी मांगता है। जादुई घोड़े के पास अभी भी एक योजना है और वो फिर से सीटी बजाता है जिससे घोड़े भाग खड़े होते हैं जबकि राजा उनका पीछा करता है। राजा अपने आदमियों से कहता है कि उसे घोड़ों की तरफ खींचे, लेकिन वो आटे के ढेर में जा गिरता है और खुद को रोकने की कोशिश करता है। राजा हवा में उछलता है और आटे के ढेर में गिरने से पहले हैंडल पर एक जोकर की तरह झूलता है। इवान को उसके घोड़े वापस मिल जाते हैं जबकि लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते हैं और सैनिक अपने राजा को बाहर निकालते हैं जो अब बेवकूफ जैसा दिख रहा होता है। राजा इवान को जान से मारने का आदेश देता है, लेकिन उसके सेनापति उसे रोकते हैं क्योंकि भीड़ इवान का समर्थन कर रही होती है और उसने कोई कानून नहीं तोड़ा होता। फिर राजा इवान को धोखा देता है और उसे पैसे देने के बजाय राजसी अनवारों की देखभाल करने का काम सौंप देता है। इवान तुरंत मान जाता है और छोटा घोड़ा उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी की नजर में न आने के लिए उसे गधे जैसी आवाज निकालनी पड़ती है। राजा इवान को महल ले जाता है और उसे ये काम सौंप देता है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। रात को राजा को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो इवान को नाचते हुए देखता है और लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। सपने में जल्लाद उसे एक लकड़ी के ठूंठ के पास ले जाता है और उसका सिर काट देता है, जिससे राजा डर कर जाग जाता है और पूरे महल को सचेत कर देता है। अगले दिन राजा छिपकर इवान को देखता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि हर कोई उसे पसंद करता है। वो इवान को मारने का कोई बहाना ढूंढ रहा होता है और उसका सेनापति उसे सलाह देता है कि वो इवान को एक असंभव काम पर भेज दे ताकि वो उसमें असफल हो जाए और उसे मारा जा सके। इवान तुरंत उस काम को स्वीकार कर लेता है और जाने की तैयारी करते समय अपने दोस्त के बारे में इसके बारे में बताता है। घोड़े को लगता है कि इवान ने ये काम स्वीकार करके बेवकूफी की है क्योंकि उसे उस मशहूर फायर बर्ड को ढूंढना है और इससे पहले जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की थी उसकी बहुत बुरी मौत हुई थी। फिर भी इवान जाने का ही फैसला करता है और जल्द ही वे एक अजीब से जंगल में पहुंच जाते हैं। घोड़े को उसे समझाता है कि फायर बर्ड एक खास तरह का फल खाता है जो सिर्फ उसी जंगल में उगने वाले पौधों पर लगता है। इवान को वे फल एक बहुत बड़े पेड़ की चोटी पर मिलते हैं जहां उन फलों को खाकर कुछ जानवर सो रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये फल बहुत असरदार है और किसी भी जीव को कुछ ही सेकंड में सुला सकते हैं, इसलिए वे फायर बर्ड को पकड़ने के लिए इन्हीं फलों का इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। वे उस रेगिस्तान की ओर निकल जाते हैं जहां फायर बर्ड रहता है और अपनी योजना पर अमल करने के लिए रात होने का इंतजार करते हैं। इवान अपनी थैली से मेवे निकालकर खुली जमीन पर फेंकता है और उन्हें चारों ओर बिखेर देता है। जल्द ही जमीन से एक तेज रोशनी उठती है और कोई चीज उनकी ओर बढ़ने लगती है। आग का एक गोला आसमान में उछलता है और वे एक फायर बर्ड को देखते हैं जो लपटों से घिरा हुआ है। फायर बर्ड उन मेवों को देखता है और उन्हें किसी दावत की तरह खाने लगता है। घोड़े को यकीन है कि वो जल्द ही सो जाएगा। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। फायर बर्ड का शरीर कांपने लगता है और फिर वो ऐसे जमीन पर गिर पड़ता है मानो गहरी नींद में सो गया हो। इवान खुशी से अपने दोस्त से बात करता है, लेकिन तभी रोशनी और भी तेज हो जाती है और एक पंजा उनकी मेवों वाली थैली की ओर बढ़ता है। फायर बर्ड पर नींद का असर नहीं होता। इवान डर कर वहां से भाग निकलता है, जिससे वो पक्षी और भी गुस्सा हो जाता है। इवान को बचाने के लिए घोड़ा उस जीव पर छलांग लगा देता है, जिससे वो पक्षी और भी भड़क उठता है। फायर बर्ड उठ खड़ा होता है, उस छोटे घोड़े की ओर झपटता है और उसे चट्टानों के नीचे फंसा लेता है। इवान उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झटके से पीछे धकेल दिया जाता है और वो वहां से भाग निकलता है। इस मौके का फायदा उठाकर घोड़ा रेत में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन फायर बर्ड उसे पकड़ लेता है और अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तभी फायर बर्ड का ध्यान मेवों की ओर भटक जाता है। वो घोड़े को पहाड़ियों की ओर धकेलता है और मेवे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसके मुंह के नीचे से मेवे हटा लिए जाते हैं, जिससे वो गुस्से में जोर से चीखता है। पूरा इलाका जलने लगता है, पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जल्द ही वो उड़ने वाला जीव उन्हें घेर लेता है। तब इवान अपना आखिरी बचा हुआ मेवा उस फीनिक्स को दे देता है, जिसे वो एक ही बार में चट कर जाता है। ऐसा होते ही फायर बर्ड किसी मरी हुई मछली की तरह पानी में गिर पड़ता है। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने उस पौराणिक जीव को पकड़ लिया है। अगली सुबह इवान उस फीनिक्स को बांध कर रखता है, लेकिन देखता है कि अब उसके शरीर से वो चमक नहीं निकल रही है। वो देखता है कि वो पक्षी रो रहा है और सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद जैसा बन गया है, क्योंकि उसने अपनी आजादी खो दी है। ये सोचकर कहीं फीनिक्स मर न जाए, वो तुरंत उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही फायर बर्ड के शरीर से फिर से चमक निकलने लगती है। वो जादुई पक्षी आसमान में उड़ जाता है और इवान को बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो जानता है कि उसने बिल्कुल सही काम किया है। जाने से पहले फीनिक्स इवान को आजाद करने के थैंक यू के रूप में अपना एक पंख नीचे गिरा देता है। घोड़ा इवान से कहता है कि उन्हें राजा के पास वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम में नाकाम होने पर राजा उन्हें मौत की सजा दे देगा। लेकिन इवान को यकीन है कि वो पंख इस बात का सबूत होगा कि वे अपने मकसद में सफल रहे हैं। जब वे शहर लौटते हैं तो इवान को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि अब राजा के पास उसे मारने का एक कारण होता है। इवान ये समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वो सच साबित करने के लिए पंख दिखाता है, लेकिन लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि वो पंख जल नहीं रहा होता। वे उसे मारने के लिए ले जाते हैं और छोटा घोड़ा उसे बचाने की लड़ता है। तभी उन्हें कुछ आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो पंख फिर से चमकने लगता है। इवान की आवाज सुनकर फायर बर्ड लौट
लौट आता है और हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि वो केवल इवान की ही बात सुनता है। फीनिक्स और भी ज्यादा चमकने लगता है, भीड़ इवान का नाम जोर जोर से पुकारने लगती है और राजा को एक बार फिर उसकी जान बख्शनी पड़ती है। राजा को और भी बुरा लगता है जब इवान उस पक्षी को अपने काबू में कर लेता है और अपनी मर्जी से दिन और रात बदल देता है। जब राजा को कोई उम्मीद नहीं बचती तो उसका सेनापति उसे आसमान में बने महल की राजकुमारी से शादी करने की सलाह देता है। इस तरह राजा इवान को एक और नामुमकिन काम सौंप देता है ताकि वो उसमें नाकाम हो जाए। किसान एक बार फिर राजा का आदेश मान लेता है और उसकी इस बेवकूफ़ी भरी पसंद को देखकर उसका जानवर दोस्त भी हैरान रह जाता है। वे तुरंत बर्फीले पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं और इवान चोटी की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, जबकि घोड़ा उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है। इवान उसकी बात नहीं सुनता और चोटी पर पहुंच जाता है, जहां उसे बर्फ का बना एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। तब घोड़ा फायरबर्ड का पंख इस्तेमाल करने की सोचता है और वो जलता हुआ पंख दीवार से टकराता है, बर्फ को पिघलाकर पानी बना देता है और घोड़े को बहा ले जाता है। घोड़ा पहाड़ से नीचे फिसल जाता है, लेकिन बर्फ के गोले में लुढ़क कर बच जाता है। इवान जादुई महल में प्रवेश करता है और बर्फ के बिस्तरों पर सोती हुई कई महिलाओं को देखता है। वो ये पहचान नहीं पाता कि असली राजकुमारी कौन है, लेकिन वो जलता हुआ पंख जादू तोड़ देता है और राजकुमारी को जगा देता है। इवान उसके पास जाता है, लेकिन राजकुमारी इस बात से नाराज होती है कि किसी महान राजा के बजाय एक गरीब किसान आया है। वो एक चट्टान की ओर भागती है और इवान भी उसके पीछे पीछे जाता है। राजकुमारी कहती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि राजा लोग कायर हैं जो खुद नहीं आए। ये कहकर वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। इवान भी उसके पीछे कूद जाता है और देखता है कि राजकुमारी अपने लहंगे का इस्तेमाल पैराशूट की तरह कर रही है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और नीचे गिरने लगता है। तब राजकुमारी नीचे की ओर छलांग लगाकर उसे बचा लेती है। वो उसे हवा में ही पकड़ लेती है और इवान उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन गलती से उसका लहंगा फाड़ देता है। जैसे ही उसका लहंगा शरीर से अलग होता है, वे फिर से नीचे गिरने लगते हैं। घोड़ा उन्हें देखता है और उनके पीछे कूद जाता है। घोड़े के पंख निकल आते हैं और वो आखिरी पल में उन्हें बचा लेता है। इवान बार बार घोड़े का शुक्रिया अदा करता है और घोड़ा उससे कहता है कि वो राजकुमारी को थाम ले, क्योंकि गिरने के सदमे से वो बेहोश हो गई है। वे एक साथ आसमान में उड़ जाते हैं और जैसे जैसे वे बादलों के बीच से गुजरते हैं, इवान देखता है कि राजकुमारी कितनी सुंदर है और उसे राजकुमारी से प्यार होने लगता है। उड़ने वाला घोड़ा ये सब देख लेता है और इवान को चेतावनी देता है कि वो राजकुमारी के प्यार में न पड़े, क्योंकि राजकुमारी की शादी तो राजा से ही होनी तय है। वे शहर लौट आते हैं। राजकुमारी की सुंदरता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन राजा खुश नहीं होता क्योंकि उसे एक बार फिर इवान को बख्शना पड़ता है। राजा को ये भी महसूस होता है कि वो अपनी प्रजा का दिल खोता जा रहा है, क्योंकि लोग राजा के मुकाबले इवान को ज्यादा पसंद करते हैं। राजा इवान को एक बड़ा इनाम देता है, लेकिन इवान फिर भी उदास रहता है क्योंकि वो हर समय बस राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता है। उसी रात इवान राजकुमारी से मिलने जाता है और उसकी बड़ी सी खिड़की तक चढ़कर पहुंचता है। राजकुमारी उसे दोबारा देखकर बहुत खुश होती है। वो इवान के लिए खिड़की खोल देती है और इवान उसे वे फूल भेंट करता है जो उसने रास्ते में तोड़े थे। ये देखकर राजकुमारी को भी इवान से प्यार होने लगता है। उनका प्यारा सा पल तब रुक जाता है जब कोई आ जाता है और राजकुमारी इवान को खिड़की से बाहर धकेल देती है। अगर ये कोई परी कथा न होती तो इस हरकत से इवान की जान चली गई होती। फिर एक अजीब सा आदमी जो जैक स्पैरो की एक घटिया नकल जैसा दिखता है, राजकुमारी को राजा से मिलने के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए आता है। राजकुमारी कपड़ों को देखती है और वे उसे इतने खराब लगते हैं कि वो परेशान हो जाती है, इसलिए वो उन कपड़ों के बजाय उस आदमी की पोशाक पहन लेती है। वो एक समुद्री डाकू की तरह कपड़े पहनकर डाइनिंग रूम में जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजा इतना बूढ़ा है कि वो उसका पिता हो सकता है। वो खुश होने का नाटक करती है और शादी को टालने के लिए कहती है कि उसके पारिवारिक रिवाजों के अनुसार उसे अपनी दादी की अंगूठी की जरूरत है, लेकिन वो अंगूठी खो गई है और उसे पता नहीं है कि वो कहाँ है। तभी अचानक इवान अंदर आता है और तुरंत अंगूठी ढूंढ कर लाने की पेशकश करता है, जिससे राजकुमारी की सारी योजना चौपट हो जाती है। जादुई घोड़ा उस काम के बारे में सुनता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो तारों से मदद मांगता है और उसे हवा की आत्मा से जवाब मिलता है। वो आसमान में उड़ती हुई एक वेल की परछाई देखता है और हवा उसे बताती है कि वो अंगूठी उस विशाल जीव के अंदर है। घोड़ा उस आत्मा से उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है और बादल हटकर उसे समुद्र का रास्ता दिखाते हैं। अगली सुबह उड़ने वाला घोड़ा इवान को लेकर वेल की तरफ उड़ता है, लेकिन वेल तक पहुंचने से पहले ही इवान सीगल के एक झुंड से टकराकर समुद्र में गिर जाता है। इवान को कोई चोट नहीं आती, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। एक बहुत बड़े टापू जैसी चीज के चारों ओर कई जंजीरें बंधी हुई हैं। वो तैरकर पानी की सतह पर आता है। तभी उसे अपनी तरफ आती हुई एक विशाल लहर दिखाई देती है। उड़ने वाला घोड़ा खतरे को भांप लेता है, इवान को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसे उस विशाल टापू की तरफ ले उड़ता है, जो असल में एक विशाल वेल है।
वे उसके पास ही उतरते हैं और इवान को सुनाई देता है कि वेल उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। घोड़ा उसकी बात का अनुवाद करके इवान को बताता है कि वेल को इसलिए जंजीरों में जकड़ा गया है क्योंकि उसने गलती से कुछ नाविकों को निगल लिया था और लोगों ने उसे सजा के तौर पर वहां फंसा दिया था। वेल उन इंसानों को आजाद करना चाहती है, लेकिन वो जंजीरें तोड़ नहीं पाती और इवान के सामने रो पड़ती है। इवान के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो घोड़े से कहता है कि वो उड़कर वेल की नाक के पास जाए ताकि उसे छींक आ जाए। वे वेल के शरीर के अंदर चले जाते हैं जहां सब कुछ तारों की तरह चमक रहा होता है और इवान घोड़े से कहता है कि वो अपने पंखों से वेल की नाक में गुदगुदी करे। घोड़ा वेल की नाक के अंदर खरोचता है, जिससे वेल खड़ी हो जाती है और छींकने की तैयारी में अपनी जंजीरें तोड़ देती है। जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पानी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और वेल एक फव्वारे की तरह पानी बाहर की ओर उछालती है। जंजीरें टूटते ही वे दोनों सुरक्षित रूप से बाहर उड़ाते हैं और वेल आजाद हो जाती है। वेल वापस समुद्र में गिर जाती है और अपने अंदर फंसे जहाजों को भी बाहर निकाल देती है। लोग उनकी आजादी का जश्न मनाते हुए खुशी से चिल्लाते हैं। घोड़ा ये देखकर हैरान रह जाता है कि उनकी तरकीब काम कर गई और इवान खुशी से समुद्र की ओर देखता है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, इवान को याद आता है कि वो तो अंगूठी के बारे में भूल ही गया था और तब तक वेल तैरकर दूर जा चुकी होती है। तभी वेल इवान को एक तोहफा देकर उसका शुक्रिया अदा करती है। वे देखते हैं कि वो तोहफा वही अंगूठी है जिसकी उन्हें जरूरत थी। इवान थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि राजकुमारी उस राजा से शादी करे। जब इवान शहर लौटता है तो वो राजकुमारी से दोबारा मिलने जाता है और चुपके से उसकी खिड़की तक चढ़ जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि राजा के सलाहकार ने उसे एक टेलीस्कोप से देख लिया है और उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। इवान रूम में घुस जाता है और राजकुमारी खुश होती है कि वो सबसे पहले उसी के पास आया, जबकि पहरेदार उसे पकड़ने के लिए उस जगह को घेर लेते हैं। इवान उसे अंगूठी देता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन पहरेदार जल्द ही अंदर घुस आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। शोर सुनकर राजा जाग जाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और खिड़की के पास जाता है, जहां वो राजकुमारी के कमरे के पास उड़ने वाले घोड़े को देखता है। राजा घोड़े की पीठ पर गोली चला देता है और घोड़ा जमीन पर गिर जाता है, जबकि पहरेदार इवान को अपने साथ ले जाते हैं। इवान को तुरंत ही काल कोठरी में डाल दिया जाता है और वो अपनी सारी दौलत खो बैठता है, लेकिन वो सिर्फ राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता है। बाद में राजकुमारी को दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है और वहां उसे एक छोटा सा जीव दिखाई देता है जो उससे अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो उसके साथ चली जाती है और उसे वो छोटा घोड़ा मिल जाता है जो गोली लगने के बाद भी जिंदा बच गया था। वो घोड़े को बताती है कि इवान बहुत बड़े खतरे में है और राजा को चकमा देने की उसकी योजना ने तो हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। उसने राजा से कहा था कि फिर से जवान होने का एक तरीका है और उनसे अपनी भविष्य की खुशी के लिए एक अनुष्ठान करने को कहा। उसने कहा कि राजा को उबलते हुए तरल से भरे 2 पत्रों और ठंडे पानी से भरे एक पत्र में जाना होगा ताकि वे मरकर फिर से जीवित हो सके। लेकिन ये योजना विफल हो गई क्योंकि सलाहकार ने राजा से कहा कि वे इस अनुष्ठान का परीक्षण इवान पर करें, क्योंकि उसे वैसे भी मार ही दिया जाना था। ये जानते हुए कि इवान पढ़नादायक मौत मरेगा, राजकुमारी ने कहा कि अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए उन्हें उसमें कुछ सही चीजें मिलानी होंगी। उन्हें अपनी दादी की अंगूठी, फायरबर्ड का पंख और जीवन का फूल चाहिए था जो दुनिया की छोर पर उगता है। घोड़े ने वादा किया कि वो दोपहर से पहले उस फूल को दूर लाएगा, लेकिन उसका पंख घायल था, इसलिए उसे उड़ने के बजाय दौड़ना पड़ा। अगली सुबह लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हुए कि कैसे 3 बड़े बर्तन तैयार किए जा रहे हैं। राजा राजकुमारी के साथ आए और पहरेदार इवान को उबलते बर्तनों के पास ले आए। राजा ने कहा कि यदि इवान इस अनुष्ठान से जीवित बच जाता है तो वे उसे क्षमा कर देंगे। इवान जानता था कि वो मर जाएगा। अपनी भावनाओं को आखिरी बार व्यक्त करते हुए उसने सबसे कहा कि राजकुमारी से प्रेम करने का वो दोषी है। राजा और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने इवान को पकड़ा और उबलते पानी से भरे पहले बर्तन में धकेल दिया। राजकुमारी ने तुरंत अपनी अंगूठी पानी में फेंक दी। इवान हवा में ऊपर उठा और ठंडे बर्फीले पानी से भरे दूसरे बर्तन में जा गिरा। फिर अग्नि पक्षी ने अपना पंख उस तरल में डाल दिया और इवान एक बार फिर ऊपर उठ गया। इवान आखिरी बर्तन में जा गिरा, जबकि राजकुमारी ये प्रार्थना कर रही थी कि घोड़ा समय पर पहुंचे। बहुत दूर घोड़ा अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था और एक अंधेरी जगह पर पहुंचा। वहां वो धीरे धीरे होश में आया और उसने जीवन का फूल देखा। फूल ने उसे बताया कि जो कोई भी इसे तोड़ेगा वो मर जाएगा। घोड़े ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर भी उस फूल को तोड़ लिया। ठीक उसी क्षण एक छोटा सा डैंडेलियन का फूल उबलते बर्तन में जा गिरा और पूरा आसमान जगमगा उठा। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि कैसे इवान एक देवता की तरह हवा में ऊपर उठ रहा है और लोग जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे हैं।
राजकुमारी ने आश्चर्य से इवान की ओर देखा, जो धीरे धीरे उड़ता हुआ उसके पास आ रहा था, और इस तरह वे दोनों फिर से एक साथ हो गए। जब राजा ने देखा कि अनुष्ठान सफल हो गया तो वे भी उस बर्तन में कूद पड़े, ये जाने बिना कि वे एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जल्द ही राजा के चारों ओर एक विशाल बुलबुला बन गया, जिसने उन्हें हवा में उठा दिया। इस दौरान राजा क्रोध में चीखते रहे। लोग उन पर हंसते हैं और जोर जोर से जयकारा करते हुए इवान को अपना नया राजा चुन लेते हैं। इवान को यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो राजकुमारी की ओर प्यार से देखता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका दोस्त कहीं गायब है। वो जादुई घोड़ा घास में लेटा हुआ है और मरने के लिए तैयार है, लेकिन एक छोटी सी मक्खी उसे लगातार परेशान कर रही है और उसे आराम नहीं करने दे रही। इवान देखता है कि उसका दोस्त उस मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहा है और घोड़ा उसे बताता है कि वो जल्द ही मर जाएगा। इवान उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, लेकिन राजकुमारी उसे समझाती है कि ये बात सच नहीं है। वो कहती है कि ये फूल हर उस इंसान से झूठ बोलता है जो इसे तोड़ता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की जान लेता है जो किसी काम को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने से डर जाते हैं। जब घोड़े को पता चलता है कि वो जिंदा रहेगा तो वे सभी लोगों के पास लौट आते हैं और इवान के नया राजा बनने का जश्न मनाते हैं।